What's up students, myself कुशागर and welcome back to your channel जिज्ञासा क्लास। तो आज की क्लास या फिर आज की वीडियो में हम चैप्टर अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 विच इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और ये उस चैप्टर के डिस्कशन की पहली वीडियो है, ठीक है। और इसके आगे भी पार्ट्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना एंड लाइक कर दो वीडियो को। पहले ये सब काम खत्म करके रखो यार, कि लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आप पहली बार आए हो, एंड जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो नए भी आए हैं वो बेल नोटिफिकेशन भी देख लो कि उनका ऑन है या नहीं है। अगर ऑन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यार ऑन कर दो, जिससे कि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो बस अब ये सब चीज़ों को छोड़ते हैं एंड आज की क्लास या फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो इंडिपेंडेंस के बाद से ही हमने ये चीज़ तो देखी है कि हमारे इंडिया में एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को यूज़ किया गया था। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी ये चीज़ डिस्कस की है कि एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम था जिसको कि हमने यूज़ किया। अब उस इकोनॉमिक सिस्टम में हमने दो चीज़ें रखी। एक तो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, जिसे हम कैपिटलिस्ट मार्केट कहते हैं, जहाँ पे कि मार्केट फोर्सेस के हिसाब से सारी चीज़ें चेंज होने लगी। एंड हमने एक प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम भी रखा जिसे हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, कि हमने कुछ चीज़ें प्लान भी करके रखी। लेकिन इस केस में भी मिक्स्ड इकोनॉमी को यूज़ करने के बावजूद भी हमने ज़्यादातर जो प्रीडोमिनेंस रखा इंडस्ट्रीज़ में, बिजनेसेस में, वो था कि पब्लिक सेक्टर ही ज़्यादातर काम करती थी। अब पब्लिक सेक्टर काम करने से हमने मेनली प्लान्ड इकोनॉमी को ज़्यादा यूज़ किया, लेकिन उसका जो नुकसान हुआ वो सबको पता है कि क्या नुकसान हुआ। उसी नुकसान को हम एक्चुअली इस चैप्टर में देखेंगे और कैसे उस चीज़ को ठीक किया गया। तो अब जब हम प्लान्ड इकोनॉमी करने लगे तो उसमें सारा जो बर्डन था, ये सारा जो काम था, वो प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं था, वो पब्लिक सेक्टर के पास था ज़्यादातर काम। अब इस सिचुएशन में पब्लिक सेक्टर बिल्कुल भी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई। अब जब पब्लिक सेक्टर अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई तो उस केस में क्या हुआ कि आपके जो प्रॉफिट्स थे, जो रेवेन्यू था, वो बहुत ही कम आया। फिर उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हम कहें तो जिस मात्रा में होनी चाहिए थी, जिस रेंज में होनी चाहिए थी चीज़ें, उस रेंज में वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हम लोगों के लिए। अपने उस 1950 से लेकर 1991 तक के टाइम का जो भी पीरियड था, जहाँ पे हम लोग ज़्यादातर बर्डन या ज़्यादातर जो काम वो पब्लिक सेक्टर से ही कराते थे। अब जो हमारी जो प्रीवियस 4 डेकेड्स थे उसमें ज़्यादातर चीज़ें लॉस का, क्योंकि हमारी कंट्री नई बनी थी, नई रिपब्लिक हुई थी एंड हमें लॉस की ज़रूरत थी, रूल्स की ज़रूरत थी, रेगुलेशंस की ज़रूरत थी। तो ये सब काम करते जो बिज़नेस साइड था हमारा, उस चीज़ की तरफ हमने कम ध्यान दिया एंड कम ध्यान देने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। अब जो टॉपिक है जिसकी हम बात करेंगे, जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो है कि रीजंस ऑफ फेलियर, या फिर रीजंस क्या थे कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी। क्योंकि अगर सब चीज़ें अच्छी चल रही होती, अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी ही नहीं पड़ती। लेकिन हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी। अब उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, अब उन रीजंस को भी हम जरा पढ़ते हैं। अब सबसे पहला जो रीजन था हमारा वो था कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब जो इंडिपेंडेंस के बाद के जो 4 डेकेड्स थे हमारे, 1950 से लेकर 1990 तक के, तो उस डेकेड में हमने सारा जो इम्पोर्टेंट रोल था वो पब्लिक सेक्टर को ही दे दिया था डेवलपमेंट करने का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का। तो पब्लिक सेक्टर उस काम को ढंग से नहीं कर पाए। कुछ सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मेजॉरिटी जो सेक्टर्स थे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अब उनके अच्छा परफॉर्म ना करने की वजह से ह्यूज लॉसेज होने लगे। अब जब लॉसेज हुए तो अब गवर्नमेंट को लगा कि नहीं भाई, अब टाइम आ चुका है कि हमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स निकालने पड़ेंगे, वरना ये देश नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहला रीजन हमारा यही है कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। फिर हमारा जो सेकंड रीजन है वो है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, या फिर बीओपी। अब डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट में कब होता है? जब आपके इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है एंड आपके जो एक्सपोर्ट्स है, मतलब जो आप इंपोर्ट से जो आप पेमेंट दे रहे हो बाहर, जो आपका पैसा बाहर जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है, एंड इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स से जो पैसा अंदर आना चाहिए वो बहुत ही कम है। अब इंडिया के लिए ये सिचुएशन बिल्कुल उस टाइम पे थी कि हम जो इंपोर्ट्स, चाहे हमने टैरिफ प्लान्स, ह्यूज टैरिफ लगा दिए थे और इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दी थी, लेकिन उसके बाद भी लोग चीज़ें इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे
एंड एक्सपोर्ट्स बहुत ही कम हो रहा था, क्योंकि सबसे पहले तो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स थे इंडिया के, एंड बहुत ज़्यादा हायर रेट चार्ज किया जा रहा था इंडियन प्रोडक्ट्स को, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा मांगा जा रहा था, या प्राइस बहुत ज़्यादा थी इंडियन प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो इसीलिए जो डेफिसिट हो गया वो बहुत बढ़ता गया हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के केस में। फिर थर्ड रीज़न आता है मेरा इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता क्या है एक्चुअली में? इन्फ्लेशनरी प्रेशर ये होता है कि जो आपके जर्नल प्राइस लेवल्स है, इसमें आपके रिटेल प्राइस लेवल्स आते हैं या इसमें आपके होलसेल प्राइस लेवल्स भी आते हैं, जब वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहे बिना किसी स्टॉपेज के, मतलब हर साल वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये हम सबको पता है कि इन्फ्लेशन तो होती ही होती है, हर साल एक अच्छी अमाउंट की इन्फ्लेशन होनी चाहिए। आपकी इन्फ्लेशन 3 to 4% के बीच में होनी चाहिए हर साल, वो कंट्री के लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर ये चीज़ 7, 8, 10% तक अगर हर साल बढ़ रही है तो वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। एंड क्यों इन्फ्लेशन बढ़ता है? क्योंकि जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा दी जाती है एंड जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जो कि ज़रूरत का सामान है, वो अगर मुझे जल्दी ना मिले तो ऑटोमेटिकली मार्केट में चीज़ें बढ़ जाती है। क्योंकि हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं ये चीज़, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। अगर आपकी प्राइस ज़्यादा होगी, अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा होगी, तो सप्लाई, और अगर सप्लाई कम है तो भी प्राइस ज़्यादा होगी। तो यही होता था, सप्लाई कम थी, लोगों के पास पैसा था क्योंकि मनी सप्लाई हो रही थी, मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई नहीं हो रही थी, इसी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता गया। क्लियर? फिर हमारा फोर्थ पॉइंट जो आता है वो है फॉल इन लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन एक्सचेंज था हमारी कंट्री का, वो ग्रेजुअली अपने लोएस्ट लेवल तक पहुंच चुका था 1991 आते आते, और हमारे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी कि हम बाहर की कोई भी पेमेंट दे सके। एंड इस वजह से कुछ और क्या क्या रीजंस थे, मतलब कहाँ हम पेमेंट दे रहे थे। सबसे पहले तो हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते के इंपोर्ट्स करने का ही पैसा था कंट्री में, बस, उससे ज़्यादा कोई पैसा नहीं था। एंड सेकेंड है कि जितना भी इंटरेस्ट हमें पे करना होता है, क्योंकि अगर आपने इंटरनेशनल लेंडर से पैसा लिया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, ये एक बहुत सिंपल सा फैक्ट है। तो वो इंटरेस्ट भी पे करना था, उसके बाद सिर्फ 2 हफ्ते का ही पैसा था हमारे पास। तो एक अलार्मिंग सिचुएशन थी कि भैया अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना इकोनॉमी नहीं बचने वाली, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। अगर इकोनॉमी कोलैप्स होगी तो कंट्री कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसीलिए चेंजेस भी लाए गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था रिफॉर्म्स लाने का और नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके आने का। क्लियर? फिर जो फिफ्थ रीज़न है मेरा वो है ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। अब सरकार की, उस टाइम पे जो सरकार थी हमारी, उसकी रेवेन्यू जितनी होती थी उससे ज़्यादा उसके खर्चे थे। अब कुछ तो गिने चुने फिक्स खर्चे थे, इंटरेस्ट पे करना, और कुछ थे कि जो एक्सपेंडिचर्स आपको करने पड़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और भी कई सारी चीज़ों में, जिससे कि कंट्री की डेवलपमेंट हो सके। तो खर्चे ज़्यादा थे, इनकम कम थी। अब इसके वजह से अगर खर्चे मुझे मीट करने हैं तो मुझे भैया पैसा कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। अब वो कहाँ से आता था पैसा? या तो किसी बैंक से लोन लिया, या तो पब्लिक से लोन लिया, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया। तो हमारे ऊपर डेट का भी बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ चुका था जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी। तो ये हमारा फिफ्थ रीज़न। फिर जो मेरा सिक्स्थ पॉइंट है वो है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अब उस टाइम पे जो हमारे अलग अलग गवर्नमेंट की जो अलग मैनेजमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट थी। अब इनएफिशिएंट किस तरह से थी? सबसे पहले तो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स थे वो ग्रेजुअली बढ़ रहे थे, कोई स्टॉपिंग लग ही नहीं रही थी, ग्रेजुअली आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ ही रहे थे। सेकंड, जो रेवेन्यू था वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा था। जितना भी हमारा इंटरनल रेवेन्यू है, टैक्सेशन हो गया, फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो गया, वहाँ से जो रेवेन्यू आता है वो कम ही पड़ रहा था हमें अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए। तो यहाँ एक प्रॉब्लम थी, हम एक बहुत ज़्यादा डेट की सिचुएशन में तो पहले से ही थे। उसके बाद जब हमने बाहर से कहीं से पैसा लिया भी लोन खर्चा करने के लिए, तो भी ज़्यादातर पैसा या तो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए या फिर जो बेसिक कंजम्पशन नीड्स हैं उसके लिए ही ख़त्म हो जाता था। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बचता ही नहीं था। तो ये भी एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी। तो ये कुछ 6 रीजंस थे जो हमने देखे अभी। इन सब रीजंस की वजह से ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। अब हमने थोड़ी देर पहले रीजंस तो देखे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के। तो अब इस
प्रॉब्लम से या फिर इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट सीधा इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो कि IBDR इसके पास गई, जिसको कि हम पॉपुलरली जानते हैं वर्ल्ड बैंक एंड IMF के नाम से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से। तो इसके पास गई और उससे जाके हमने $7 बिलियन का लोन लिया। अब IMF और वर्ल्ड बैंक का लोन देने के कुछ शर्तें भी थी। सबसे पहली शर्त थी कि आपको जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है वो हटाने पड़ेंगे। सेकंड, आपको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उसका रोल रिड्यूस करना पड़ेगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज पे उसके रोल को रखना पड़ेगा। एंड थर्ड है, फिर जितनी भी आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, उसको अभी आपको रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप ये 3 शर्तें मानते हो तो अभी आपको ये लोन मिलेगा, वरना नहीं मिल पाएगा। क्योंकि वर्ल्ड बैंक एंड IMF को भी पता था कि अगर ये शर्तें नहीं मानी गई और ये सब चीज़ें नहीं हुई तो इंडिया कभी भी अपने लोन को चुका नहीं पाएगा और ये फिर से एक NPA बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इसी रीज़न की वजह से वर्ल्ड बैंक एंड IMF ने बोला कि भैया आपको ये 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। एंड अब फिर वो दिन आया कि जब इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि नहीं भाई, हमें चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, हम क्लोज्ड इकोनॉमी जो हम पहले थे हम वैसे नहीं रह सकते, हमें अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा, हमें इकोनॉमी में ह्यूज मेजर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा रिफॉर्म यही था। तो जुलाई 1991 में ये डिसाइड किया गया कि हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को, पूरे सिस्टम को ही चेंज करने वाले हैं, एक नया सिस्टम लाने वाले हैं। तो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो मेन एम था वो यही था कि जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है, मेजॉरिटी केसेस में रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए, सिर्फ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज पे रिस्ट्रिक्शंस को रखा जाए। एंड जितनी भी फर्म्स हैं उनकी फ्री एंट्री फ्री एग्जिट हो। आप चाहो तो कोई भी फर्म आ सकती है जिसके पास जेब में अच्छा खासा पैसा है, वो आ सकती है और अपना बिजनेस सेटअप कर सकती है। एंड बिजनेस सेटअप करने के बाद वो ग्रो भी कर सकती है। तो ये सब चीज़ें मेन एम था। लेकिन अगर हम वैसी इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो इसके 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स थे जो हम कंसिडर या फिर निकाल के ला सकते हैं कि उस टाइम पे गवर्नमेंट ने सिर्फ इसके मेनली 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स को ही सोचा होगा। अब जो 2 तरह के हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था हमारा स्टेबलाइजेशन ऑब्जेक्टिव, स्टेबलाइजेशन मेजर, जो कि हमारा शॉर्ट टर्म मेजर था कि हमें कुछ टाइम के अंदर ही इसके रिजल्ट्स मिल जाने चाहिए। अब इसमें मेन फोकस किया गया कि जो भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, कैसे अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके, कैसे अपने इंपोर्ट्स को थोड़ा सा कम किया जा सके। सबसे पहला ये। एंड सेकंड था कि जो भी इन्फ्लेशन हो रहा है, साल दर साल जो प्राइस राइज इतना ज़्यादा हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर दी जाए, एंड कैसे उनसे ज़्यादा पैसा खर्च कराया जा सके। तो ये हमारे पहले स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे, स्टेबलाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स थे। एंड जो मेरा सेकंड ऑब्जेक्टिव था, सेकंड मेजर्स था, वो थे स्ट्रक्चरल मेजर्स। अब स्ट्रक्चरल मेजर्स मेनली आपके लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से सोचे गए थे कि सबसे पहले तो कैसे इंडियन इकोनॉमी की जो एफिशिएंसी है, जो इफेक्टिवनेस है, उसको बढ़ाया जा सके। एंड सेकंड था कि जो भी इंटरनेशनल कंपटीशन है, अब इंडियन कंपनीज कम से कम इतनी केपेबल हो जाए कि वो इंटरनेशनल कंपटीशन को फेस कर सके एंड इंटरनेशनली अपनी चीज़ें बना सके, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अपनी चीज़ें बना के बेच सके। एंड ये कैसे होगा? जब जो रिजिडिटी है हमारी इंडियन इकोनॉमी की, उसको जब थोड़ा सा लूज किया जाए, तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी कि हम चीज़ों को और ज़्यादा बेच पाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो न्यू इकोनॉमिक हमारी पॉलिसी निकल के आई, उसमें मेनली 3 स्ट्रक्चर्स थे। आपका लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जितनी भी आपकी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, जितनी भी लाइसेंसिंग पॉलिसी है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे हमने ट्रेड को फ्रीली मूव करने में, उन सब चीज़ों को हटाया जाए। सेकंड हमारा जो पिलर था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, वो था प्राइवेटाइजेशन की। जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल है उसको कम से कम किया जाए एंड प्राइवेट सेक्टर के रोल को और ज़्यादा एनकरेज किया जा सके। एंड थर्ड था ग्लोबलाइजेशन की, जहाँ पे आप इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करके एक जॉइंट इकोनॉमी बना सको। तो ये 3 हमारे मेन एरियाज थे जहाँ पे कि काम हुआ था। तो इन तीनों को ही हम अपनी नेक्स्ट जो आने वाले पार्ट वीडियोज़ हैं इस चैप्टर की, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा पूरे चैप्टर के बारे में कि हम चैप्टर में एक्चुअली में हम करने के वाले हैं, मतलब मेनली
चैप्टर का तो इंट्रोडक्शन नहीं था वो, कि 1991 तक सिचुएशंस कैसी हो गई। एक थ्योरी पढ़ी हमने, फिर रीजंस पढ़े हमने कि इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों लाया गया। उसके बाद हमने देखा कि हमें वर्ल्ड बैंक एंड IMF ने जो हेल्प दी वो किस शर्त पे हेल्प दी। फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई, कैसे आई, और हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर। एंड जो 3 पिलर्स है हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों को भी हमने जस्ट एक डेफिनेशन देखी। ठीक है, एंड आज की वीडियो बस यहीं पे ख़त्म होती है। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक द वीडियो, एंड अगर आप कोई भी सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में लिखो कि ये हमारे सजेशंस हैं। एंड चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन की ऑन करके रखना। और अगर आपको वीडियो और ज़्यादा पसंद आई है तो वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, बस ये काम ये आपके ऊपर है। सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही देना यार प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। एंड वीडियो को एंड करने से पहले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग, एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइज, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.